अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में आज हम करने जा रहे हैं बेटा एक डेरिवेशन ड्राइव करने। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। पहले ऑर्बिट का नाम होता है के, ठीक है, जिसको के शेल भी कहते हैं। दूसरे ऑर्बिट का नाम एल शेल, तीसरे का एम और चौथे का एन। ठीक है, तो इससे पहले हमने बोहर रेडियस की जो डेरिवेशन ड्राइव की थी। ठीक है, हमने हर ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स की रेडियस मालूम की थी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या है बेटा ऑर्बिट के क्या है बेटा न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाता है तो रेडियस में इजाफा होता जाता है, ऐसा आपने देखा था। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे बेटा एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से फासले पर जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, पहला ऑर्बिट कम फासला होता है न्यूक्लियस से, दूसरे ऑर्बिट का ज़्यादा फासला होता है, तीसरे ऑर्बिट का न्यूक्लियस से और ज़्यादा फासला होता है। तो उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में या कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी एनर्जी क्या होगी वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, और ये जो सिस्टम है बोहर की जो थ्योरी है और जो डेरिवेशन है ये अप्लाई होती है बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, जो कि अप्लाई होगी बेटा हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हीलियम पर अप्लाई नहीं होगी, किसके पर होगी बेटा, हीलियम आयन पर अप्लाई होगी। ठीक है, हीलियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो तब उसके ऊपर ही अप्लाई होगी। लेकिन हमारा जो फोकस है वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन पर ही हम काम करेंगे, इसके अलावा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं किस तरीके से हम एनर्जी की जो डेरिवेशन है बोहर की वो ड्राइव करेंगे। तो पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो डेरिवेशन आपने याद नहीं करनी बल्कि आपने इसे 10 दफ़ा लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो तब क्या है बेटा डेरिवेशन आपको ड्राइव करना आ जाएगी विद कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो आप जानते हैं बेटा एक एटम में डिफरेंट शेल्स पाए जाते हैं, उनका नाम है के एल एम एन। ठीक है, तो इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम, तो एक एटम के बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, तो कोई सा भी ऑर्बिट हो। ठीक है, तो सोचें ये मैंने यहाँ पे एक एटम बनाने की कोशिश की, ये है बेटा न्यूक्लियस, ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है इसका दूसरा ऑर्बिट और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। तो कोई सा भी ऑर्बिट हो, इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सोचें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कैसे मालूम की जाएगी, वो ऐसे मालूम की जाएगी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, इधर देख लें, लिखेंगे ई टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बेटा हर की तवानाई को, ठीक है, उर्दू ज़ुबान में। और पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से होती है बेटा, किसी जगह पर ख़ास पोजीशन पर रहने की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मौजूद होगा तो उसमें क्या मौजूद होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी तो मौजूद होगी ना। ठीक है, तो आज ऐसा देखते हैं तो किस तरीके से इसको डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मालूम करनी है तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो आज ये डेरिवेशन ड्राइव करते हैं और किस तरीके से हमारे पास एनर्जी की डेरिवेशन ड्राइव होती है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और काइनेटिक एनर्जी के लिए काम करना बेहद आसान है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है बेटा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर बेटा, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर होता है, आप जानते हैं क्लास 9 आपने पढ़ा होगा, वर्क डन बराबर होता है बेटा एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना वर्क डन, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा, वर्क डन करता है। ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेकर आया जाता है बेटा, इन्फिनिटी से लेकर आया जाता है, और ये एक ऑर्बिट में मौजूद रहता है। एक ऑर्बिट में क्या है बेटा, मौजूद रहता है, जिसका फासला होता है न्यूक्लियस से आर। ठीक है, जिसका फासला क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस तक क्या होता है बेटा, आर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, जो बहुत ज़्यादा दूर से इलेक्ट्रॉन आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, और डिस्टेंस आर पर मौजूद है फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप इसे पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपने माइनस का साइन लगाना है, और माइनस का साइन क्यों लगाया है ये आगे जाएंगे तब वहाँ पे बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ आपने क्या लगाना है बेटा, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया बेटा, इन्फिनिटी से आया है, ठीक है। तो इतना लगा दिया। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन किया, वर्क डन बराबर इसके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इसके बराबर लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, एफ। तो आप जानते हैं बेटा कूलम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कूलम लॉ का कांस्टेंट के, और न्यूक्लियस में जो वैल्यू है वो है बेटा प्रोटॉन और चार्ज, ठीक है, इनटू और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, कूलम्स लॉ, जो आपने बोहर का रेडियस ड्राइव किया था, ठीक है। कूलम्स लॉ कभी आपने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये भी वैसा ही है, के कांस्टेंट हो गया, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, और ये क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है बेटा सेकंड चार्ज, और ये क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो आप के की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और के की वैल्यू बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, फोर्स की वैल्यू है, तो हम फोर्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आपने माइनस लगाना है और लिखना है बेटा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है बेटा, आर है आपके पास, तो आपने यहाँ लिखना है आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इधर आर की पावर 1 है और इधर आर की पावर 2 है, तो ये तो कट जाएगा और इसमें से 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आर पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और है जिसके लिए जगह नहीं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस स्टेप को, तो मैं यहाँ एक लाइन मार दे रहा हूँ, तो ये स्टेप जो है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप हमारे पास होगा बेटा, पी जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, पी ई की वैल्यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि हाफ mv स्क्वायर, कभी आपने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये इक्वेशन रखेंगे और फिर बाद में इससे भी कुछ एडिटिंग्स करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्या होता है। तो अब जो नेगेटिव साइन मौजूद है इसकी रीज़न देख लेते हैं, वो क्या है। तो हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो जो नेगेटिव साइन मौजूद है वो क्यों मौजूद है, ये आपको बताने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हुआ है। किसका डिक्रीज़ हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है बेटा, इन्फिनिटी से आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है बेटा, इन्फिनिटी से। एक डिस्टेंस आ रहा है, वो उसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो क्या होता है बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी हाइट पे रखी हुई है, सरफेस है, बॉडी यहाँ है, तो इसमें क्या मौजूद होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। और जब ये बॉडी हाइट से यहाँ आ जाए, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, ठीक है। तो हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर। तो ये डिस्टेंस आर पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लगाने का ये मकसद है हमारे लिए। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लिखेंगे, तो आपने इसी को इक्वेशन को कंटिन्यू करना है। तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू, और लिखना है आपने टोटल, और K की वैल्यू क्या है हमने अभी आपको बताई, वो है बेटा हाफ m, ठीक है, क्या है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, बीच में आपने प्लस लगाना है। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास है जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वैल्यू हमारे पास है। तो अभी इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से ये होगा। तो आ जाए देखते हैं। तो ई टोटल बराबर है हमारे पास, तो इसमें क्या है बेटा, आपके पास जो ये हाफ की वैल्यू है इसको बाहर निकालें, ठीक है। तो अंदर क्या बचा आपके पास, एम वी स्क्वायर, क्या बचा आपके पास, एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, ठीक है। और अंदर जो आपके पास बचा वो बचा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, क्या है बेटा, इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन से मैंने लिख ली। अब क्या है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो अब क्या है बेटा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है हमें। मैंने बताया था कि आपको काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो अभी निकालते हैं। तो पहले इस वर्डिंग को पढ़ लें फिर निकाल लेते हैं।
द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, किताब में आपको रेफरेंस दिया इक्वेशन 1 2 का, लेकिन जब आप पेपर में ड्राइव करेंगे वहाँ पर रेफरेंस थोड़ी देंगे इक्वेशन 1 2 3 का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इज टेकन बाय कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बोहर के रेडियस ड्राइव करते हुए हमने इस दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया था, वहाँ पे हमारे पास एम वी स्क्वायर की एक वैल्यू आई थी। तो आइए किसको कंपेयर करने से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स मौजूद है ये कौन सी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों है, न्यूक्लियस में गिर रहा क्यों नहीं, क्योंकि ये बैलेंस है। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है, और जो इलेक्ट्रॉन के बाहर आउटवर्ड एक फोर्स लग रही वो लग रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें, दोनों फोर्सेस बराबर है, बैलेंस है, तो कंपेयर करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आर से आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, एम वी स्क्वायर बराबर है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो देखें तो ई टोटल, मैं ई टोटल नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इधर देखें हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह जो वैल्यू आ रही है हमारे पास जेड में कैपिटल ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, तो जेड ई स्क्वायर आपको लग सकता है छोटा लिखा है जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है बेटा, जो पी की वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। पी की वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगा बेटा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो सेम होगी, जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो क्या होगा बेटा, सेम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी, क्योंकि इतनी सारी बातें याद रखना तो मुश्किल है कि कहाँ पे क्या आना है। तो हम तो लॉजिक से करेंगे डेरिवेशन को। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है बेटा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो ज़रा ये एक वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये एक वैल्यू है, ये भी क्या है बेटा, एक वैल्यू है। तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ हाफ है, ये कितना है बेटा आपके पास, हाफ है। ठीक है, और पॉजिटिव का ये कितना है बेटा, हाफ। और ये जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितना है बेटा, 1 है। कितना है बेटा, 1, लेकिन माइनस का है। लेकिन किसका है बेटा, माइनस का है। ठीक है, तो -1 में से अगर प्लस हाफ चले जाए, ठीक है, -1 में से क्या चले जाए बेटा, प्लस हाफ चले जाए। ज़रा देखें, प्लस हाफ और -1, इसको सॉल्व करें, क्या आती है बेटा वैल्यू। तो इसका एलसीएम लें आप। ठीक है, तो एलसीएम लें तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सॉल्व करें इसको, तो -1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, -1/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, -1/2। ठीक है, और इसको हमने लिख देंगे जो वैल्यू जैसे है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमने यहाँ पे क्या बेटा, एनर्जी टोटल की वैल्यू निकाली। किसकी निकाली बेटा, एनर्जी टोटल की वैल्यू अभी निकली नहीं है, इतनी वैल्यू निकल गई। इक्वेशन 2 तक काम हो गया। ठीक है, कहाँ तक काम हो गया बेटा, इक्वेशन 2 तक हमारे पास काम हो गया, अभी निकला नहीं है, अभी आगे जाएंगे तो और काम होगा। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस। तो इस एनर्जी की डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हमें बोहर रेडियस का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वो मैंने लिख के रखा है, क्योंकि इतना ड्राइव मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप सीख चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बोहर रेडियस के फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं, किस तरीके से आपने सीखा है पिछले वीडियोज़ में। तो इन स्टेप्स को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, mvr=nh/2 पाई। ठीक है, और उसमें r की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं v की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बैठा है, बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख कर रखा है, जो कि बराबर है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पाई me स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो आपने इस वैल्यू को यहाँ पे r की जगह रखना है। तो आज r की जगह इस वैल्यू को रखते हैं। क्या होता है हमारे पास, e टोटल। अभी e टोटल के लिए काम कर रहे हो, ये काम चलेगा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही बाहर मौजूद है। ठीक है, तो क्या है ज़रा देख लें। तो जेड ई स्क्वायर, तो ब्रैकेट हटा दे, कोई इशू नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाने से अब। ठीक है ना, तो जेड ई स्क्वायर, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो छोड़िए ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। 1/2 क्या बेटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। 2 4 क्या हो जाएगा बेटा, 8। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये माइनस आएगा, 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है बेटा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू रख रहे हैं बेटा, देख लें डॉट लगा दिए मैं ताकि फ़र्क पहचान सकें। आर की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है ना, तो आर की वैल्यू देखें फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये वैल्यू कहाँ है बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो मैं इसको डायरेक्ट मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं। तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ। तो ये वैल्यू ऊपर आती है वो क्या होती है बेटा, जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू ऊपर आ गई, तो अब इस वैल्यू को मिटा देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स के असूल के तहत ये वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर शिफ्ट हो गई। तो यहाँ तक हो गया। अब एक स्टेप और कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ऊपर वाली तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी बेटा, और पाई से ये पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई गया, ठीक है। जेड से जेड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, जेड स्क्वायर, ठीक है। और ई स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर 4, ठीक है। और एम भी मौजूद है, तो जेड स्क्वायर एम और ई की पावर 4। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अब आज आगे बढ़ते हैं। अब नीचे फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको लिखते हैं, वो क्या है बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट से, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया ई टोटल के लिए। अभी काम और आगे बढ़ेगा, क्या होगा बेटा, हम हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का जो Z बराबर होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो Z की जगह आप क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे, और Z ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं। तो Z की जगह आप 1 रखेंगे तो Z ख़त्म। तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है ई टोटल की, वो लिखेंगे ई टोटल, ठीक है, वो बराबर है माइनस एम ई की पावर 4, ठीक है। Z जो है वो ख़त्म हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास मौजूद है क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो तमाम कांस्टेंट है उनको अलहदा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जो उनके तमाम जो कांस्टेंट है उनको क्या कर लेते हैं बेटा, अलहदा कर लेते हैं। आप कांस्टेंट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें जो एन स्क्वायर सिर्फ ये कांस्टेंट नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 8 भी कोफिशिएंट है आपके पास, ठीक है, और एच भी कांस्टेंट है। तो मैं तमाम कांस्टेंट को एक जगह लिखता हूँ, एम ई इसकी पावर 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा आपके पास एच स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास जो मौजूद है वो क्या है बेटा, एन स्क्वायर अलग से। तो एन स्क्वायर को मैं इधर लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम जो कांस्टेंट है उनको क्या कर लिया बेटा, अलहदा कर लिया है, और इसको यहाँ पे लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो अब इधर देखें, जैसे बोहर के रेडियस हमने क्या किया था बेटा, असेंबलिंग की थी, ठीक है, कांस्टेंट की, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो हेयर के इज़ अ फैक्टर असेंबल्ड बाय वेरियस कांस्टेंट। तो इन तमाम कांस्टेंट की जगह हम क्या है बेटा, के को लिखेंगे, ठीक है। हेयर के इज़ अ फैक्टर असेंबल्ड बाय वेरियस कांस्टेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन 3 है। तो इसको ले लें इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसकी जगह हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो आगे देखें, तो के की जो वैल्यू है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को आप लिखेंगे एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें तमाम वैल्यूज़ रख कर, तो वैल्यू आपके पास आएगी 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18। तो आपने ये कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी इंटर लेवल में हमें इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता दी गई है, बस आपने इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है, ठीक है। तो एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह जो वैल्यू इस्तेमाल होगी वो क्या होगी बेटा, वो इस्तेमाल होगी के, और के बराबर होगा 2.18। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स वैल्यू इज़ 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल पर एटम, ठीक है। तो जो के की वैल्यू है वो ये है मैग्नीट्यूड, और उसका यूनिट भी आपने याद रखना है, जूल पर एटम पर ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और किलो जूल पर मोल पे जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरी होगी, तो उसे भी हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप बात को समझ गए। तो आपने क्या करना है बेटा, जब आपके पास सवाल आए, तो सवाल जब आएगा आपसे कहा जाए न्यूमेरिकल में आपने एनर्जी मालूम करनी किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे।
तो इस तरीके से करेंगे बेटा। आपने ये जो एम ई की पावर देखा, इसकी जगह ये माइनस लिखा हुआ है और उसकी जगह जो वैल्यू इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल होगी के, ठीक है, और डिवाइड होगा, और ये डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। कहाँ पे बेटा? ऑर्बिट में। तो अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपने एन की जगह रखना है 1, और अगर दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एन की जगह रखना है 2, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एन की जगह रखना है 3, चौथे ऑर्बिट के लिए 4 और पाँचवें ऑर्बिट के लिए 5। तो यहाँ पे तमाम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अभी डेरिवेशन सिखा रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? जो एनर्जी आपके पास मौजूद है ये क्या है बेटा? जूल पर एटम है, ठीक है। अगर आपने एनर्जी किलो जूल पर मोल निकालना है, पर मोल का मतलब क्या है बेटा? पर मोल एटम्स के लिए, ठीक है। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। तो एक मोल में जो एटम्स की तादाद होगी वो कितनी होगी? तो एक मोल में जो एटम्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये एनर्जी है एक एटम के लिए। तो हमें मालूम करना है बेटा पर मोल के लिए, ठीक है। तो पर मोल के लिए मालूम करना है तो आप इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे पर मोल के लिए? तो 2.18 एक्सपोनेंट -18 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 6.02 मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंट 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जो पता चलेगी एनर्जी पर मोल के लिए पता चलेगी। किसके लिए पता चलेगी बेटा? पर मोल के लिए पता चलेगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको? कोई मसला तो नहीं? तो आज इसको सॉल्व करते पहले तो क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड का भी आपने कुछ नहीं करना, अभी मेरे पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपने एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपने सीखा होगा मुझसे या किसी और से। तो क्या है, इसको सॉल्व कर लेते तो 2.18 मल्टीप्लाई 6.02। अभी एक्सपोनेंट को सॉल्व करें, देखिए बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम पावर ऐड करना है -18 प्लस 23, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? 2.18 मल्टीप्लाई 6.02, ठीक है। तो 10 की पावर आपके पास क्या आएगी बेटा? 23 में से अगर 18 चले जाए तो 23 में 18 लगेगा, बचेगा 5। ये भी क्लियर है? कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें पता चली है बेटा पर मोल के लिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.18 6.02 को जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो पर मोल एटम के लिए एनर्जी आएगी, ठीक है। कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो पर मोल की एनर्जी पता चल गई। तो यहाँ देखिए बेटा लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल। तो जो एनर्जी आएगी उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 3 से। किससे बेटा? 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो अब आपके पास जो एनर्जी आएगी वो किलो जूल पर मोल में आएगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल होगा। 2.18 मल्टीप्लाई 6.02, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। बेसिस सेम है, देखिए बेसिस सेम है। जब ये बेस ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। क्या लिखाएगा बेटा? 10 की पावर यहाँ पे क्या लिखाएगा? 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आपके पास आएगी 1312, ठीक है, 1312। और क्या आएगी बेटा? 0.8, ठीक है, 1312, ठीक है, आशारिया 8, 1312.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। ये के जो है क्या है बेटा? आपके पास कांस्टेंट है, तो आप के की जगह आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आप ज़्यादातर जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे आपको एटम के लिए दी जाएगी। किसके लिए दी जाएगी बेटा? एटम के लिए। तो आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है। अगर आपसे पर मोल पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? किलो जूल पर मोल, तो आपने इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है। तो के की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे बेटा? ये वाली। तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे जो तमाम बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं एक सवाल अपने तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ। तब आप जिस सवाल को समझ लेंगे तो ऊपर वाला सवाल सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा, ठीक है। या ऊपर वाले सवाल के अलावा भी कोई सवाल आपके पास आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो कैलकुलेट 5 लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आज इसको निकालते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम भी ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और कहा गया है बेटा 5 लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। सोचिए ये बेटा एक हाइड्रोजन का क्या है बेटा? पॉजिटिव न्यूक्लियस है। ये है बेटा पहला शेल, मैं कंप्लीट नहीं बना रहा। ये है दूसरा शेल, ये है तीसरा शेल, ये है चौथा शेल और ये है पाँचवा शेल। मैं कंप्लीट नहीं बना रहा क्योंकि जगह की कमी पड़ जाती है। वैसे ये हमारे पास शेल ही है। ये है पहला शेल जिसको हम डोनेट करते हैं। पहले शेल के लिखते हैं E1,
दूसरे शेल के लिए लिखते हैं बेटा E2 एनर्जी के लिए, तीसरे शेल की एनर्जी के लिए E3, चौथे शेल की एनर्जी के लिए E4, पाँचवें शेल की एनर्जी के लिए E5। पहले शेल का नाम होता है K, दूसरे शेल का नाम होता है L, तीसरे शेल का नाम होता है M, चौथे शेल का नाम N और पाँचवें शेल का नाम आप O लिख दें। ठीक है, बात समझ में आ रही। एनर्जी के लिए E का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और शेल का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें जो आपको कहा कि एग्जाम्पल 2.2 में कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अगर हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है बेटा, एल शेल में मौजूद है, तो आपसे उसकी एनर्जी पूछी जा रही है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या पूछी जा रही है बेटा, एनर्जी पूछी जा रही है, और इसके अलावा कोई सवाल नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सोचा आपको पेपर में सवाल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हो, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप तो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, अगर आप नहीं तो कोई और स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो किताब में एक सवाल है, लेकिन पहले मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा, फिर आपको तमाम कंसेप्ट आ जाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज़रा सा वो कर देता हूँ। तो मालूम क्या करना है, कैलकुलेट 5 लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैं हाइड्रोजन एटम के पाँचों एनर्जी लेवल का क्या मालूम करूँगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करूँगा कि अगर पाँचों शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कभी इधर मौजूद है तो एनर्जी मालूम करना, इधर मौजूद है तो उसकी एनर्जी मालूम करेंगे, इधर है तो उसकी भी एनर्जी, इधर है तो उसकी भी एनर्जी, और इधर है तो इसकी भी एनर्जी मालूम करेंगे। तो आज ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ मालूम करते हैं बेटा, E1 में मालूम करते हैं। ठीक है, शेल नंबर के शेल में मालूम करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है बेटा, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है बेटा, के शेल में मौजूद है, तो उसके लिए फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एनर्जी E1 लिखता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -K। तो K की टेबल 1 बार पढ़ें, K आ जाएगा, और K डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लिख दें, K डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो इतना मसला नहीं कि लिखा जाए, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके। तो आए वैल्यू पुट करते हैं, किस तरीके से पुट होगा हमारे पास। तो K की वैल्यू आपको बुक में दी गई है। ठीक है, तो K की वैल्यू आपके पास क्या है, जो मैंने लिखी है हमें 2.18 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, तो इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और हम अपना काम शुरू करते हैं। तो K की वैल्यू है 2.18 एक्सपोनेंट -18 और जूल पर एटम। तो इसका यूनिट भी लिखना है, आपने जिस यूनिट में आंसर लेकर आना है आपने उस यूनिट की K की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो आप जिस यूनिट में आंसर लेकर आना चाहते हैं, अगर जूल पर एटम में लाना है तो ये K की वैल्यू इस्तेमाल होगी, और किलो जूल पर मोल में आपने आंसर लेकर आना है तो ये वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो अभी हमें आंसर लाना है जूल पर एटम में, एक एटम के लिए मालूम करना है, कितने के लिए बेटा, एक एटम के लिए। ठीक है, तो एक एटम के लिए K की वैल्यू ये। शेल नंबर क्या है बेटा, K। ठीक है, तो शेल नंबर K, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम आंसर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में मौजूद है, तो उसकी एनर्जी क्या है, -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर दूसरे शेल की एनर्जी आपने मालूम करनी, फॉर्मूला यही रहेगा, -K डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो K की जगह आएगा बेटा -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम डिवाइडेड बाय शेल नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आपने क्या करना है बेटा, 2.18 एक्सपोनेंट -18 को डिवाइड करना है 4 से। तो वैल्यू आपके पास आती है, इसकी वैल्यू आती है बेटा आपके पास 5.4। ठीक है, 5 एक्सपोनेंट -19 जूल पर एटम। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास दूसरे शेल के लिए। अब इसके बाद जो वैल्यू है तीसरे शेल के लिए देखते हैं, E3 की वैल्यू -K, फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा -2.18 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपने इसी वैल्यू को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 24.22 एक्सपोनेंट -20 जूल पर एटम। ठीक है, क्लियर है। तो अभी और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है बेटा, E4 की वैल्यू अगर हमें मालूम करनी है तो -K डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो K की वैल्यू -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम। जिस यूनिट में हमें आंसर लेकर आना है K की वैल्यू वही इस्तेमाल करेंगे। चौथा शेल है, N शेल है, तो N की जगह 4 और 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16। तो आपने 2.18 एक्सपोनेंट -18 को डिवाइड करना है 16 से, तो वैल्यू आपके पास आती है 1.36। ठीक है, एक्सपोनेंट -20 जूल पर एटम।
यहाँ देखिए मैंने माइनस का साइन मिस कर दिया, तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वरना पूरी की पूरी वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। तो इसी तरीके से बेटा शेल नंबर 5 में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है तो माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, के की वैल्यू 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18। तो इतने बार मैं लिख रहा हूँ, आपको भी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। और 5 का स्क्वायर 25, तो आपने 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 को डिवाइड करना है 25 से, तो वैल्यू आती है 8.72 एक्सपोनेंट माइनस 20 जूल पर एटम, ठीक है। तो यहाँ तक मामला हो गया, हमने इतनी वैल्यूज़ लिख ली है इसकी। तो हमने क्या है बेटा, जो एनर्जी जो शेल है हमारे पास के एल एम एन, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हमने मालूम कर ली है, क्या है बेटा, मालूम कर ली है, ठीक है। तो पांचों की एनर्जी मालूम कर ली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी जो एनर्जी है इसको जूल पर एटम है, तो हम इसको मालूम करेंगे बेटा किसमें, किलो जूल पर मोल। तो किताब में यूनिट बताया गया, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें कि आप कैलकुलेट करें बेटा किलो जूल पर मोल है, तो अब क्या है बेटा, करना तो पड़ेगा हमें, तो कोई दूसरा चारा तो नहीं होगा। तो अब आ जाए, इसी वैल्यू को हम क्या है बेटा किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करते हैं बेटा E1 की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या है बेटा, माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो किलो जूल में अगर कैलकुलेट करना है, किलो जूल पर मोल है, तो ये वैल्यू इस्तेमाल होगी के की, ठीक है, तो माइनस 13 ठीक है, और 0.8 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट आपने वही लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, किलो जूल पर मोल। तो वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास 1312.8 किलो जूल पर मोल। दूसरे शेल के लिए मालूम करना है E2 इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, के की वैल्यू 1312.8 किलो जूल पर मोल। शेल नंबर 2 के लिए करना है तो 2 लिखें और इसका स्क्वायर, ठीक है, 2 मतलब L, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसको, 1312.8 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू आती है इसकी 328.2 किलो जूल पर मोल। अब E3 की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है बेटा तीसरे शेल की वैल्यू क्या होगी एनर्जी की, और आपको MCQs में दे दिया जाए तो वो आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तुक्का तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो आपने वहाँ कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। के की वैल्यू माइनस 1312.8 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने 1312.8 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, तो वैल्यू आती है माइनस 145.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इतनी वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब E4 की वैल्यू मालूम करनी है, जैसे इसकी मालूम करी जूल पर एटम में, अब किलो जूल पर मोल में मालूम कर लेते हैं। तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, के की वैल्यू 1312.8 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो क्या है बेटा, इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 16 से, तो वैल्यू आती है हमारे पास 82.82 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके शेल नंबर 5 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो देख लें, फॉर्मूला है माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, के की वैल्यू 1312.8 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे बेटा, 5 का स्क्वायर से, वो होता है 25, ठीक है। तो वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, वो आती क्या है, मैं लिखता हूँ 52.5 किलो जूल पर मोल। तो ये वही एनर्जी है जो हमने यहाँ मालूम की, लेकिन इसमें क्या है बेटा, ये एक एटम के लिए एनर्जी है, ये एक एटम की एनर्जी, ये एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है शेल नंबर 2 में, और ये एक एटम है जो शेल नंबर 3 में, ठीक है, यानी एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये उसकी एनर्जी है। ये एक हाइड्रोजन के एटम है शेल नंबर 4 में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये उसके लिए एनर्जी है। और ये क्या है बेटा, ये एनर्जी जो हाइड्रोजन के शेल नंबर 5 में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये उसकी एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है बेटा पर मोल एटम के लिए, कितने बेटा, पर मोल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है। तो पर मोल एटम कितने होते हैं आप जानते हैं एवोगैड्रो के मुताबिक 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। तो एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा आती है किसके, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जूल की जगह किलो जूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो एनर्जी जूल में बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इसको किलो जूल इस्तेमाल करते हैं। तो 3 0 जो है वो कवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये भी जो सेकंड सेल की एनर्जी है, ठीक है, 1 मोल अगर एटम हाइड्रोजन की मौजूद है उसकी एनर्जी है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, ये तीसरे सेल के लिए एनर्जी, चौथे सेल के लिए, पाँचवें सेल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जान लें, ठीक है। तो देखें बेटा, ये शेल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले शेल में तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अंदर वाले शेल में है तो उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके इन्फ्लुएंस में है, किसके ज़ेर असर है, सबसे ज़्यादा ज़ेर असर किसके बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्सेस अप्लाई कर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। बात समझ में आ रही, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होगी। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिमूव हो सकता है, ये वाला कि ये वाला, पहले शेल वाला कि दूसरे शेल वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से रिमूव होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बैरूनी मदार में इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से क्या है बेटा, ऑर्बिट को छोड़ सकता है। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है इसके लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको दरकार होगी, ठीक है। ये क्या समझ में आ गया, आप दूसरा कैसे। अब इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, इसको छोड़ दे, इसको भूल जाए, अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो बताएं इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है वो किसके ऊपर है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है कि इसके ऊपर ज़्यादा है। तो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज़्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत कम है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में, दूसरे मदार में, एल शेल में है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब बताएं दोनों में से इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी रिमूव करने की, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमें के शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको देनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा और उससे कम जो एनर्जी है वो एल शेल को देनी पड़ेगी। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी हमें रिमूव करने के लिए, वो होगा बेटा जो पाँचवें शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत एक्साइटेड स्टेट में, और न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर कम है। यानी अगर आप पेरेंट्स से दूर हो, ठीक है, तो उनका होल्ड आप पर कम हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये भी क्या बेटा अपने मरकज़ से दूर है, तो इसका मरकज़ का होल्ड कम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो अब आए ज़रा देखें, तो पहले शेल के लिए तो एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है बेटा, -2.18 x-18 जूल है। तो वो एनर्जी क्या है बेटा, बहुत कम है, ठीक है, एनर्जी बहुत क्या है बेटा इसकी कम है। तो अगर आपने इसको निकालना है, अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपने इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, क्या 2.18 x-18 जूल एनर्जी आपने देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे करीब है तो उसकी एनर्जी कम होगी जो कि माइनस में आ रही है, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो है, लेकिन क्या है बेटा एनर्जी तो है। तो इसी तरीके से आप एक चीज़ देखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक नंबर लिख रहा हूँ बेटा 250। तो अब बताएं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर है बेटा 250 -250, और -500 बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए ना, किसी के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ -250 का और एक शख्स के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है -500 का, तो उस दोनों में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है, और ये कम बेहतर है। इसी तरीके से अगर सोचें माइनस क्या है बेटा, हमारे पास माइनस है -218, माइनस लिखा हुआ हमारे पास -2.18, ठीक है, और क्या है बेटा एक्सपोनेंट -18, ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास -5.45, ठीक है, -5 पॉइंट बल्कि नहीं लिखता हूँ मैं इधर, -0.54 एक्सपोनेंट -18। तो अब बताएं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। बेसिस मैंने सेम कर दिया, आप आसानी से आप पहचान सकते हैं, बेसिस क्या कर दिया बेटा, सेम कर दिया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर हमारे पास है वो -2.8 है या -0.54, तो बड़ा नंबर ये है हमारे पास। तो बेसिस सेम कर दिया तो आसानी होती है हमें इसे समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं चाहूँ उसका बेसिस सेम कर दूँ, तो उसके लिए क्या है बेटा आपके लिए आसानी होगी बहुत, ठीक है। तो आ जाए बेसिस सेम कर देते हैं, ये ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ज़रा चेंज कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा बेटा 2.4 आ जाएगा, ठीक है, 2.4, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी बेटा 19 आ जाएगी। तो मैंने इसको ठीक नहीं किया था कैलकुलेटर में, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जब आप क्या है
E1 से E5 तक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? E1 से E5 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी क्या है बेटा? वो इंक्रीज़ हो रही है। एनर्जी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आप खुद से बैठिएगा, इसको देखिएगा ये बड़ा नंबर कौन सा है, कंपेयर कीजिएगा। तो जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए क्या है बेटा? नंबर क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है, मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा? के शेल में मौजूद, तो उसकी एनर्जी ये होगी -2.18 एक्सपोनेंट -18, ठीक है, कम एनर्जी है। और आगे जाएं, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा? एल शेल में मौजूद, तो उसकी एनर्जी होगी -5.45 एक्सपोनेंट -19। तो ये एनर्जी किससे ज़्यादा है बेटा? E1 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा? E1 एनर्जी लेवल में है, तो ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल में है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी होगी -2.422 एक्सपोनेंट -19, ठीक है, जूल। तो ये एनर्जी भी क्या है बेटा? इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है। क्लियर है ना? तो मैं दोबारा एक बार और कंपेयर करवाता हूँ। आप देखिए, मैं लिखता हूँ -5.45 एक्सपोनेंट -19 और लिखता हूँ -2.42 एक्सपोनेंट -19। देखिए बेसिस सेम है तो उसको इग्नोर करें, देखे ही नहीं। मैग्नीट्यूड देख लें, -5.45 -2.42, कौन सी वैल्यू बड़ी बेटा? ये वैल्यू बड़ी है। तो जब नीचे आ रहे हैं आप E1 से E5 तक, तो एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा? इजाफा हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है तो उसकी एनर्जी होगी 1.36 एक्सपोनेंट -20, ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एम शेल में मौजूद है, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरीके से ये बातें हैं। और इधर भी देखेंगे बेटा एनर्जी को आप किलो जूल पर मोल में, तो इधर देखें -1312 और -328। तो बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आए ज़रा देखिए, कंपेयर कर दें, -328 और -145, कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो नीचे आया तो एनर्जी क्या है बेटा? बढ़ रही है। एनर्जी क्या है बेटा? बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन E1 शेल में है या के शेल में है तो एनर्जी ये होगी, और E2 शेल में, ठीक है, E2 एनर्जी लेवल एल शेल में है तो एनर्जी ये होगी। E3 एनर्जी लेवल और शेल नंबर के शेल क्या है बेटा? अगर एम शेल में है तो एनर्जी ये होगी इलेक्ट्रॉन की। अगर E4 में है तो एनर्जी ये होगी, E5 में है तो एनर्जी ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा? इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जितना अपने न्यूक्लियस से दूर होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे करीब होगा न्यूक्लियस के, तो उसकी एनर्जी क्या है बेटा? कम होगी और कम होगी। तो कभी ना कभी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 9 में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ गैसियस एटम। तो गैसियस एटम से जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पहले शेल से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस हाइड्रोजन एटम को। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा? के शेल में मौजूद है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा? एल शेल में मौजूद है, तो आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करने के लिए, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अगर 1 मोल एटम है हाइड्रोजन एटम, कितने मोल एटम है बेटा? 1 मोल एटम है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर आपने उसमें से क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन को निकालना है और हाइड्रोजन को आयोनाइज करना है, तो 1 मोल एटम के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 1312.8 किलो जूल एनर्जी पर मोल आपने प्रोवाइड करनी होगी। तब जो है बेटा 1 मोल एटम के जो 1 मोल एटम हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे पहले ऑर्बिट से, ठीक है। और अगर दूसरे ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं, दूसरे ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं, तो आपने जो एनर्जी देनी होगी वो होगा 328.2 किलो जूल पर मोल। और अगर तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम के, तो आपने एनर्जी देनी होगी 145.8 किलो जूल पर मोल। चौथे ऑर्बिट से निकालना चाहते हो तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको 82 किलो जूल पर मोल। पांचवें ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं तो वो होगा 52 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर जा रहे हैं तो उसको निकालना उतना ही आसान होता जा रहा है। ऐसी बात है, इलेक्ट्रॉन जितना दूर जा रहा है तो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी हमें कम से कम देनी है, ठीक है, 1 मोल एटम के लिए। अगर 1 एटम के लिए देखें तो इधर अक्सर बेशतर एक्सपोनेंट -19 में बातें आ जाती हैं, तो अक्सर बेशतर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? कन्फ्यूज़। तो इसमें आपको आसानी से बातें समझ में आ रही होंगी, तो इसको भी देख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी देखें, अगर पाँचवें एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, एक हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है और उसके जो इलेक्ट्रॉन सोचे 5वें ऑर्बिट में, कहाँ हो जाए बेटा 5वें ऑर्बिट में, ठीक है। तो 5वें ऑर्बिट से अगर आपने हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन उसको निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपने 8.72 एक्सपोनेंट -20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी एक एटम को कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। तो इस तरीके से क्या है बेटा मामला है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है बेटा, एक न्यूमेरिकल है उसको कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 मौजूद है, कहा गया है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मालूम करना है इन एल शेल। तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा एल शेल में, तो इसकी एनर्जी क्या होगी वो हमें बतानी है। ऑफ हाइड्रोजन एटम के की वैल्यू आपको दे दी गई है, तो के की वैल्यू आपको जूल पर एटम में दी गई है। तो आपने कौन सा कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करना है, ये वाला कि ये वाला कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करना है। तो आज सॉल्व करते हैं। क्या फिर फॉर्मूला बेटा, इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। माइनस के की वैल्यू जो दी है वो इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे राउंड ऑफ है वहाँ राउंड ऑफ नहीं है, वही इस्तेमाल करें जो आपको दी गई है। तो लिखें 2.178 जूल पर एटम, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको दी है आप वो इस्तेमाल करें, क्लियर है। और एन की वैल्यू क्या बेटा, एल शेल नंबर 2, तो एल की जगह आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें, -2.178 जूल पर एटम डिवाइडेड बाय 4। तो इसको कैलकुलेट करने से जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है बेटा -5.45 एक्सपोनेंट -20 जूल पर एटम, ठीक है। तो हमें पता चल गई अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है बेटा, एल शेल में मौजूद है। हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, एल शेल में, तो उसकी एनर्जी ये होगी -5.45 एक्सपोनेंट -20 जूल पर एटम, एक एटम में। तो अगर आपसे क्या रहता है बेटा किलो जूल में मालूम करो, तो वो उसके लिए आपके क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यही काम करना है। इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। के की जगह बस ये कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तरीक़ेकार और भी है, अभी इतना बहुत है, ठीक है, क्लियर। ये कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू किलो जूल पर मोल, डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आपके पास आती है, तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 328.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल में मौजूद है, ठीक है, और किलो जूल में अगर उसकी हमें चाहिए एनर्जी और 1 मोल है, तो उसकी एनर्जी जो होगी हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन की 328.2 किलो जूल पर मोल, क्लियर है। तो इसको हमने जूल पर एटम में लिखा है, ये लिखा है किलो जूल पर मोल में, ये 1 मोल एटम के लिए है और ये सिर्फ एक एटम की एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा मामला क्लियर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।